हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आज से एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह अच्छे होंगे, फैंटास्टिक होंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने उसमें उच्चार चैप्टर के बारे में जाना था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के प्रश्नोत्तर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट यानी ऊष्मा उपचार चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के प्रश्नोत्तर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि धातुओं का ऊष्मा उपचार मुख्यतः किन गुणों को बदलने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऊष्मा उपचार के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि धातुओं पर ऊष्मा उपचार की क्रिया करने से उसके ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक गुण। जी फ्रेंड, धातुओं का ऊष्मा उपचार मुख्यतः यांत्रिक गुणों को बदलने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील की कठोरता किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, स्टील की जो हार्डनेस है वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन की मात्रा पर। जी फ्रेंड्स, स्टील में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी स्टील उतना ही हार्ड होगा, तथा जितनी ही कार्बन की मात्रा कम होगी स्टील उतना ही नरम, उतना ही मुलायम होगा। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया में कोल्ड वर्किंग से उत्पन्न स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऊष्मा उपचार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोल्ड वर्किंग से उत्पन्न स्ट्रेसेस या तनाव को दूर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उस प्रक्रिया को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। जी फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजिंग ही वो क्रिया है जिसमें कोल्ड वर्किंग से उत्पन्न स्ट्रेसेस को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म धातुओं को धीरे धीरे ठंडे करने की क्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्म धातुओं को धीरे धीरे ठंडे करने की क्रिया को एनीलिंग कहते हैं। जी फ्रेंड्स, एनीलिंग क्रिया में ही गर्म धातुओं को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम को हार्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एल्युमिनियम के हार्डनेस के लिए हम लोग जो क्रिया प्रयोग करते हैं उसे नाइट्राइडिंग कहते हैं। जी फ्रेंड्स, नाइट्राइडिंग क्रिया का प्रयोग एल्युमिनियम का हार्डनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केस हार्डनिंग में सबसे अधिक मोटा केस किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केस हार्डनिंग की प्रक्रिया में एक हार्ड केस प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी क्रिया है जिसमें सबसे मोटा केस प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा फ्लेम हार्डनिंग। जी फ्रेंड्स, केस हार्डनिंग की फ्लेम हार्डनिंग एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें सबसे मोटा केस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टील को हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनती है उसे ऑस्टेनाइट कहते हैं। यदि स्टील जब गर्म होता है अपर क्रिटिकल तापमान पर, उसी टेम्परेचर पर उसे तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मार्टेनसाइट कहते हैं। जी फ्रेंड्स, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मार्टेनसाइट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्टेनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील पीस की एनलिंग करते समय अच्छे परिणाम के लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग स्टील के पीस की एनलिंग क्रिया करते हैं तो एनलिंग के अच्छे परिणाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कि पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने देना चाहिए। जी फ्रेंड्स, जिस पीस की हम लोग हार्डनिंग कर रहे हैं यानी एनीलिंग क्रिया कर रहे हैं उसको गर्म करने के बाद फर्नेस में ही ठंडा होने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे हमें एनीलिंग क्रिया की अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील की किस संरचना में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सीमेंटाइट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टील की सीमेंटाइट संरचना एक ऐसी संरचना होती है जो बहुत ही हार्ड व भंगुर होती है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीमेंटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया के दौरान किस तापमान पर स्टील की संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो फ्रेंड्स,
इसका राइट आंसर होगा निम्न क्रांतिक तापमान या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि जिस टेम्परेचर पर स्टील की स्ट्रक्चर में चेंजिंग आने लगती है उसे निम्न क्रांतिक तापमान या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा धातु को मशीनिंग योग्य बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा एनलिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनलिंग एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें धातु को मुलायम करके मशीनिंग योग्य बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड के टूल को किस क्वेंचिंग माध्यम में ठंडा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड के टूल को ऑयल यानी कि तेल में ठंडा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑयल यानी कि तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परिंग क्यों की जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हार्डनिंग क्रिया के बाद टेम्परिंग क्रिया की जाती है। तो फ्रेंड्स, टेम्परिंग क्रिया मजबूती सुधारने हेतु की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा मजबूती सुधारने हेतु। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी धातु किसी पार्ट की हार्डनिंग करते हैं तो उसमें कठोरता के साथ भंगुरता का गुण भी आ जाता है। तो उस धातु के मजबूती को सुधारने हेतु टेम्परिंग क्रिया की जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं की आंतरिक संरचना में आई विकृति को समाप्त करने के लिए किस प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग धातुओं की आंतरिक संरचना में डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाता है तो उसे किस क्रिया द्वारा दूर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा एनलिंग। जी फ्रेंड्स, एनलिंग क्रिया द्वारा ही आंतरिक संरचना में आई डिस्टॉर्शन को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापोपचार द्वारा मजबूतीपन प्रेरित करना और भंगुरता घटाने की विधि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तापोपचार दिया है तो तापोपचार का मतलब भी ऊष्मा उपचार से है। तापोपचार मतलब होता है तापधन उपचार, तो इसका मतलब भी ऊष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट ही है। यदि कहीं पे तापोपचार भी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे हीट ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, तापोपचार द्वारा मजबूतीपन प्रेरित करना और भंगुरता घटाने की विधि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस विधि को टेम्परिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि मजबूतीपन में सुधार के लिए भी टेम्परिंग क्रिया की प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील पर ठंडी या गर्म अवस्था में कार्य करने के पश्चात उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टील पर जब हम लोग ठंडी या गर्म अवस्था में काम करते हैं तो उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। जी फ्रेंड्स, स्टील पर ठंडी या गर्म अवस्था में वर्क करते समय उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए या समान अवस्था में लाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में जॉब की क्वेंचिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में जॉब की क्वेंचिंग वायु में कमरे के तापक्रम पर करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में जो जॉब की क्वेंचिंग होती है वो कमरे के तापमान पर वायु में होती है, जो कि लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में जॉब की क्वेंचिंग कमरे के तापक्रम पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन हार्डनिंग में जॉब की बाहरी सतह पर लगाई गई इंडक्शन कॉइल को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडक्शन हार्डनिंग में जॉब की बाहरी सतह पर लगाई गई इंडक्शन को कॉपर इंडक्शन कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, इंडक्शन हार्डनिंग में जॉब की बाहरी सतह पर जो इंडक्शन कॉइल लगी होती है उसे कॉपर इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केस हार्डनिंग के द्वारा स्टील की सतह को हार्ड किया जाता है। इसके लिए एक विधि में गर्म स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, वह विधि है। तो फ्रेंड्स,
केस हार्डनिंग के द्वारा जब हम लोग स्टील की सतह को हार्ड करते हैं तो उसमें एक ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें गर्म स्टील के ऊपर अमोनिया गैस को छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स उस विधि को साइनाइडिंग कहते हैं। जी फ्रेंड, साइनाइडिंग ही केस हार्डनिंग की ऐसी विधि है जिसमें गर्म स्टील के ऊपर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइनाइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन हार्डनिंग में कई लूप किसके लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स इंडक्शन हार्डनिंग में कई सारे लूप लगे होते हैं जो कि कॉपर ट्यूब के होते हैं। जी फ्रेंड, इंडक्शन हार्डनिंग में जो कई सारे लूप होते हैं वो कॉपर ट्यूब के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब का होल्डिंग टाइम क्या है। तो फ्रेंड्स किसी तापमान पर जॉब को कुछ समय के लिए रखना जॉब का होल्डिंग टाइम कहलाता है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग जॉब को गर्म करते हैं तो उसे किसी तापमान पर कुछ समय के लिए रखते हैं, तो जितना समय के लिए रखते हैं वही जॉब का होल्डिंग टाइम कहलाता है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग किसी जॉब को किसी निश्चित टेम्परेचर पर कुछ समय तक रखते हैं तो जितने समय तक रखा जाता है वही जॉब का होल्डिंग टाइम कहलाता है। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि स्टील के ठंडे होने की दर बढ़ाने के लिए किस विलयन का उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए कास्टिक सोडे के विलयन का प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड, स्टील के ठंडे होने की दर को बढ़ाने के लिए हमें कास्टिक सोडे के विलयन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोराइजिंग की किस विधि में कार्बोराइजिंग पदार्थ का प्रयोग कार्बन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, कार्बोराइजिंग में एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कार्बोराइजिंग पदार्थ का प्रयोग करके कार्बन को प्रेरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स उस क्रिया को पैक कार्बोराइजिंग कहते हैं। जी फ्रेंड्स, कार्बोराइजिंग की पैक कार्बोराइजिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें पाट या धातु के साथ में कार्बोराइजिंग पदार्थ को मिलाया जाता है जिससे उसमें कार्बन प्रेरित होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैक कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सादे कार्बन स्टील के कठोरपन के लिए किस शीतलन माध्यम का प्रयोग उचित होगा। तो फ्रेंड्स प्लेन कार्बन स्टील के हार्डनेस के लिए किस शीतलन माध्यम का प्रयोग उचित होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क्विंचिंग ऑयल। जी फ्रेंड्स, प्लेन कार्बन स्टील के हार्डनेस को बढ़ाने के लिए जो शीतलन माध्यम का प्रयोग करना चाहिए वो है क्विंचिंग ऑयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विंचिंग ऑयल। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि स्टील को हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। तो फ्रेंड्स स्टील को जब हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ऑस्टेनाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पर जब हम लोग स्टील को गर्म करते हैं तो उसकी आंतरिक संरचना में पूरी तरह से चेंजिंग आ जाता है। तो जो नई स्ट्रक्चर बनती है उसे ऑस्टेनाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्नेस के ताप को किस यंत्र द्वारा चेक किया जाता है। जी फ्रेंड, जब हम लोग फर्नेस को हीट करते हैं तो उसके ताप को चेक करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे पायरोमीटर कहते हैं। जी फ्रेंड्स, पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसका प्रयोग फर्नेस के ताप को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। नेक्स्ट है कि ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्बाइट। जी फ्रेंड, सार्बाइट स्ट्रक्चर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसे ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसे सार्बाइट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन स्टील की 10 mm थिकनेस के लिए सोकिंग टाइम कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 5 मिनट। जी फ्रेंड्स, कार्बन स्टील की 10 mm थिकनेस के लिए जो सोकिंग टाइम रखा जाता है वो 5 मिनट रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केस हार्डनिंग की किस क्रिया में बहुत अधिक समय लगता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नाइट्राइडिंग। जी फ्रेंड्स, केस हार्डनिंग की जो नाइट्राइडिंग क्रिया होती है इसमें बहुत ही अधिक समय लगता है। लगभग 40 से 100 घंटे का समय नाइट्राइडिंग क्रिया में लगता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्राइडिंग। जी फ्रेंड्स, केस हार्डनिंग की जिस क्रिया में बहुत अधिक समय लगता है उसे नाइट्राइडिंग क्रिया कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि केस हार्डनिंग के किस विधि को सैलो हार्डनिंग भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्लेम हार्डनिंग। जी फ्रेंड्स, फ्लेम हार्डनिंग एक ऐसी विधि है जिसे सैलो हार्डनिंग नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि फ्लेम हार्डनिंग विधि को सैलो हार्डनिंग विधि भी कहते हैं। यदि कहीं पर फ्लेम हार्डनिंग की जगह सैलो हार्डनिंग दिया हो तो दोनों का मतलब सेम होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केस हार्डनिंग की केस विधि में क्वेंचिंग प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्राइटिंग। जी फ्रेंड्स, नाइट्राइटिंग क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जॉब को गर्म करने के बाद क्वेंचिंग प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे गर्म करने के बाद ऑटोमेटिक इसका सरफेस हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि में जॉब को करंट द्वारा गर्म किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। जी फ्रेंड्स, इंडक्शन हार्डनिंग एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जॉब को करंट द्वारा गर्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स इंडक्शन हार्डनिंग में जॉब के सरफेस पर कॉपर ट्यूब को लपेट दिया जाता है तथा विद्युत का प्रवाह किया जाता है जिससे जॉब करंट के द्वारा गर्म हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हार्डनिंग प्रक्रिया के पश्चात धातु में हार्डनेस के साथ और कौन सा गुण अधिक हो जाता है? तो फ्रेंड्स ब्रिटलनेस का गुण यानी कि भंगुरता का गुण अधिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भंगुरता का गुण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग किसी धातु की हार्डनिंग करते हैं तो उसमें उसके कठोरता के साथ साथ उसके भंगुरता का गुण भी अधिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटलनेस का गुण यानी कि भंगुरता का गुण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस कार्बोराइजिंग में केस की मोटाई को घटाया व बढ़ाया जा सकता है कैसे? जी फ्रेंड, गैस कार्बोराइजिंग में केस की मोटाई को हम लोग आवश्यकता अनुसार घटा व बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कि गैसों के मिश्रण तापमान तथा होल्डिंग टाइम में परिवर्तन करके। जी फ्रेंड, गैस कार्बोराइजिंग में यदि हम गैसों के मिश्रण तापमान तथा होल्डिंग टाइम में परिवर्तन कर दें तो हम लोग केस की मोटाई को आवश्यकता अनुसार घटा व बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसों के मिश्रण तापमान तथा होल्डिंग टाइम में परिवर्तन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार की किस विधि का प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है? तो फ्रेंड्स बहुउत्पादन के लिए जिस ऊष्मा उपचार का प्रयोग किया जाता है उसे इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं। जी फ्रेंड्स, ऊष्मा उपचार की यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि में ऐसी वस्तुओं को भी केस हार्ड किया जा सकता है जिन्हें फर्नेस में गर्म करना संभव नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा फ्लेम हार्डनिंग। जी फ्रेंड्स, फ्लेम हार्डनिंग एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें ऐसी धातुओं की भी हम लोग केस हार्ड कर सकते हैं जिन्हें फर्नेस भट्टी द्वारा गर्म करना संभव नहीं होता। जी फ्रेंड्स, फ्लेम हार्डनिंग की वह क्रिया है जिस धातु को फर्नेस में गर्म नहीं कर सकते उस धातु की भी केस हार्डनिंग हम लोग फ्लेम हार्डनिंग विधि द्वारा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेम हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील के हार्डनिंग करते समय उसे निश्चित तापमान पर कुछ समय तक रखा जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इस क्रिया को सोकिंग कहते हैं। जी फ्रेंड, सोकिंग ही वो क्रिया है जिसमें स्टील के हार्डनिंग करते समय उसे निश्चित तापमान पर कुछ समय तक रखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोराइजिंग के किस प्रक्रिया का प्रयोग हुआ व्यापक उत्पादन के लिए किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गैस कार्बोराइजिंग। जी फ्रेंड्स, कार्बोराइजिंग की गैस कार्बोराइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग व्यापक उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेम हार्डनिंग प्रक्रिया किस धातु के बने पार्टों पर की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मीडियम कार्बन स्टील। जी फ्रेंड्स, फ्लेम हार्डनिंग प्रक्रिया मीडियम कार्बन स्टील से बने पार्टों पर ही की जाती है। तो फ्रेंड्स मीडियम कार्बन स्टील के बने जो पार्ट हैं उनकी हार्डनिंग के लिए हम लोग फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है कि साइनाइडिंग प्रक्रिया में किस तापमान पर सोडियम साइनाइड पिघल जाता है? तो फ्रेंड्स जो केस हार्डनिंग की एक प्रक्रिया होती है साइनाइडिंग, उसमें जो सोडियम साइनाइड है वो जिस तापमान पर पिघलता है वह तापमान है 900 डिग्री सेंटीग्रेड। जी फ्रेंड, साइनाइडिंग प्रक्रिया में सोडियम साइनाइड 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पिघल जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन आंसर यहीं पे खत्म होता है।
तो फ्रेंड्स हम सभी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो मंजिल को पाने के लिए हमें क्या है कि राहों में कई कठिनाइयाँ आती हैं। तो फ्रेंड्स उन कठिनाइयों से हमें लड़ना पड़ता है। यदि हम उन कठिनाइयों से लड़ेंगे तभी मंजिल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि हम उन कठिनाइयों से भागेंगे, उन कठिनाइयों से पीछा छुड़ा लेंगे, तो हमें कभी भी मंजिल, कभी भी सक्सेस, कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसी पे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि चाहते हो मंजिल पाना तो राहों की कठिनाइयों से लड़ना सीखो। यदि चमकना हो सूरज की तरह तो सूरज की तरह तपना सीखो। जी फ्रेंड्स, यदि आप लोग भी सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह तपना सीखिए। यदि आप लोग सूरज की तरह तपना सीख गए तो आपको सूरज की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम लोग जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। यदि आप लोगों को हमारे इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। यदि आप लोगों को हमारे पिछले वीडियो को देखना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग जाइए और उसे देखिए। तो फ्रेंड्स यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।